से जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। अपने दफातर में, अपने घरों में आपको निकलना होगा, आपको इज़हार यकजहती करनी होगी। हम अगर चाहें अभी तो ये छोटी छोटी टोलियों में जो एहतजाज हो रहे हैं इसका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देने का हक रखते हैं। गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया। एक बारी जी खाना जंगी लगनी चाहिए ना लग जाए। कोर्ट कमांडर हाउस शेखपुर वाले मेरे उत्ते पहुंच जाइए। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट केस में गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पूरे मुल्क को जंगो जदल का मैदान बना डाला। क्योंकि तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज से मुल्क में बर्पा किए गए इंतशार पर खुद को जिम्मेदार करार नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत के जामिन इदारे पर मुबैना तौर पर PTI कारकुनों के हमलों ने तमाम हुदूद को पामाल कर डाला है। गुज़श्ता रोज इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी में GHQ पर हमला किया गया। लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइश गाह पर लूट मार की गई। घर को नजर आतिश किया गया। पेशावर में किला बाला हिसार पर चढ़ाई की कोशिश में बाकायदा फायरिंग की गई, जबकि रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर भी हमला करके मुलाजिमीन और खवातीन को हिरासत किया गया है। मियांवाली में एयरफोर्स बेस पर हमले की कोशिश की गई और वहां नस्ब डमी हवाई जहाज को भी नजर आतिश कर दिया गया। और ये वो हमले और इश्तियाल अंगेज हरकत थी जिसने मुल्क को तो नुकसान पहुंचाया है, बतौर जमात तहरीक इंसाफ को भी बज़ाहिर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है और शायद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल भी दाव पर लग सकता है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौम से अहम खिताब किया, जिसमें बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी मुमकिन कार्रवाई का तो ऐलान नहीं किया, सिर्फ जुबानी हद तक तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से इंतशार फैलाने का जिक्र किया गया। वज़ीर आज़म के बकौल गुज़श्ता 4 बरस में इमरान खान का सिर्फ फेस देखा गया है, उनका केस नहीं देखा गया। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने फौजी अमलाक पर हमला करके संगीन जुर्म किया जो नाकाबिले माफ़ी है। वज़ीर आज़म से कबल इस मुतालिक आज ISPR की जानिब से भी वाज़े और सख्त पैगाम सामने आया था। इसे हत्तुल इम्कान तस्दीक के बज़ाहिर ISPR की जानिब से जारी बयान से भी हो रही है, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के फौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी की अमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए और फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाए गए। ISPR एलामिया के मुताबिक एक तरफ तो ये शरपसंद जवाब अवामी जज्बात को अपने महदूद और खुद गर्ज मकासद की तकमील के लिए भरपूर तौर पर उभारते हैं और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हुए मुल्क के लिए फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते, जो कि दोगलेपन की मिसाल है। ISPR का मजीद कहना था कि फौज ने इंतहाई तहम्मुल और रिस्ट्रेंट और बुर्दबारी का मुजाहरा किया और अपनी साख की भी परवाह न करते हुए मुल्क के वसीतर मुफाद में इंतहाई सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मजबूत मनसूबाबंदी के तहत पैदा की गई इस सूरत हाल से यह घिनौनी कोशिश की गई कि आर्मी अपना फौरी रद्द अमल दे जिसको अपने मजबूत सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ISPR के मुताबिक इस तर्ज अमल के पीछे पार्टी की कुछ शरपसंद लीडरशिप के अहकामात और हिदायत और मुकम्मल पेशगी मनसूबाबंदी भी थी, जो सहूलतकार मनसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है उनकी शिनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौज बशमुल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, फौजी और रियासती तनसीबात और अमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्द अमल दिया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी इसी टोले पर होगी जो पाकिस्तान को खाना जंगी में धकेलना चाहता है और बरमला और मुतअद्दिद बार इसका इजहार भी कर चुका है। ISPR के मुताबिक 9 मई का दिन एक स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में ना कर सके, वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए इस गिरोह ने कर दिखाया है। एस्टैब्लिशमेंट के इस मौक़िफ़ के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल और सियासत पर यकीनी तौर पर सवालात खड़े हो चुके हैं और अब बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के पास एक कदम पीछे हटने या यूटर्न लेने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो जो ताज़ा तरीन अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बयान आया है, आपने भी सारे उसको सुना है, उस बयान में आपको क्या कोई ठोस कार्रवाई का इंदिया मिला है? नहीं, ठोस कार्रवाई का इंदिया मिलना जरूरी भी नहीं है।
कानून को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। वजीर आजम इस तरह का ऐलान नहीं कर सकते, तो वो हकायक बता सकते तो उन्हें हकायक बताए। उनने ये नहीं कहा कि हम आसमान तोड़ देंगे, हम जमीन फाड़ देंगे, ये सब कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से एमक्यू की लीडरशिप का, अपना पीटीआई की लीडरशिप का वतीरा था कि जनाब वो अपोजिशन को, हुकूमत में होते हुए अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते थे, और अपोजिशन में होते हुए हुकूमत को बर्दाश्त एक मिनट के लिए भी नहीं कर रहे हैं। तो इनको इस सारी सूरत हाल का जो है वो कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। जो विक्टिम है इस वक्त, फौज विक्टिम है इस पूरे के पूरी कार्रवाई की, जो गुज़श्ता रोज की गई, जो आज की गई, जिस तरह से जो है फिजाइया के मेमोरियल को आग लगाई गई, जिस तरह से मियां वाली में जो जहाज को जो है आग लगाई गई, जिस तरह से जो है वो जिना हाउस पर लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर अटैक किया गया, जिस तरह से जलाया गया वहां पर, और जो कुछ भी कार्रवाइयां हुई हैं, इसका कानून अपना रास्ता बनाएगा। इसके लिए ना तो वजीर आज़म को कुछ कहने की जरूरत है और ना ही किसी और को कुछ कहने की जरूरत है। जब कानून रास्ता बनाएगा उसी रास्ते पर अमल होगा, इसके अलावा और कोई चीज जो है वो नहीं होगी। तो नज़ीर लगारी साहब, ये जो कल से जो वाकयात हुए हैं जिसकी ज़ाहिर मज़म्मत हर फोरम पे की जा रही है, ये जो पिछले एक साल से नफरत का बीज बोया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो निकला है, उसका अमली तौर पर इज़हार हुआ है? और अगर ये तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मैं यकीनन ये समझता हूँ, और यकीनन जो इग्नोर किया जा रहा था, जो नजरअंदाज किया जाता, और मुझ जैसे लोग कह रहे थे कि सहूलतकारी हो रही है, और वो उस वक्त खामोशी सहूलतकारी बन रही थी। ये बड़े तूफान है जी, बड़े 30 मार खान है, क्या इनकी औकात का पता चल जाएगा लोगों को कि कितने पॉपुलर है? मैं पहले से कह रहा हूँ कि ये पॉपुलर नहीं है, पॉपुलरिटी का एक ढोंग है जो रचाया गया है, और कोई पॉपुलर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आप देख लेंगे कि कैसे लोग हैं जो मकबूल आम होने के आड़ में जो है किस तरह से मुल्क के साथ खेलते हैं, किस तरह से मुल्क के इदारों के साथ खेलते हैं, और किस तरह से वो ये इसको सियासत कहते हैं, इसको सियासी अमल कहते हैं। सियासी अमल होती है पार्लियामेंट में बैठना, पार्लियामेंट में एक देर भी नहीं बैठते हैं। तो लगारी साहब, ये जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं, ये फिर इसलिए नहीं हो रहे कि मकबूलियत थी, पॉपुलैरिटी थी, और इंतहाई जो है वो दुख है गिरफ्तारी से? पॉपुलरिटी आपको पता है कैसी थी? पॉपुलरिटी उस वक्त थी जब अर्दवान के लिए लाल झंडे, जो तुर्की का झंडा है, उसको लेकर लाखों लोग सड़कों पर थे। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने मुल्की सूरत हाल पर कौम से खिताब किया। उनका कहना था कि इमरान खान के मामले में केस नहीं, फेस देखा गया। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी के दौर में महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हो जाती थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम मुकदमात का सामना अदालतों में करते रहे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, और पीटीआई ने नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म किया है। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब वक्त देने के लिए। अली गौहर साहब, बहुत संगीन सूरत हाल है, ISPR का शदीद रद्द अमल सामने आया है। जो वाक़यात हमने कल से देखे हैं शदीद काबिल मुज़म्मत है, नाकाबिल माफ़ी हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान, कार्रवाई क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकली क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म के बयान में कुछ नजर नहीं आया मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल वाक़यात हुए और आज भी जिस तरह के वाक़यात हुए, आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिना हाउस को जिस तरह से गमले से लेकर हर चीज़ को तबाह बर्बाद किया गया, और जो उनको भेजने और उकसाने और हदायत देने वाले लोग थे उनकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। और आज बिलखसूस KPK में आपने देखा कि ना सिर्फ वो मोटरवे को जलाया गया बल्कि साथ रात को, बल्कि आज वहाँ का जो रेडियो स्टेशन था उसको भी जला दिया गया। कई मतलब है कि कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, GHQ के दरवाजे तोड़े गए, हत्ता कि बेशुमार जो सरकारी इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया। और जो कि एक एम्बुलेंस से जिस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी स्पीच में बताया कि मरीजों को निकाल कर उसको भी आग लगा दी गई।
तो ये तमाम तर्ज अमल जो है ये मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई शफाक तर्ज अमल है, इंतहाई दहशत गर्दाना तर्ज अमल है, और ये ख़ास तौर पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रवैया इस तरह नहीं होता। बेशुमार सियासी पार्टी आपने देखा कि PMLN के अली गौहर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ है शदीद काबिल मुज़म्मत है? अफ़वाज पाकिस्तान की जो हसास तनसीबात हैं, इमारतें, उनके साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह से अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह से वो डिज़र्व करते हैं हुकूमत के, उस तरह उनके साथ खड़ी हुई है? जी देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि ये एक पुरतशद्दद जो वाक़यात हैं और जिस तरह से कि ये टारगेटेड अटैक किए गए हैं और जिस तरह से मतलब है कि इन अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है और जिस तरह से कि हदायत जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियोज भी अब उनकी सामने आ चुकी हैं। गुजरावाला में लोगों की आ गई, हत्ता कि खुर्रम दस्तगीर साहब के घर के ऊपर भी हमला करने की हिदायत वो देते हुए सुने गए। तो ये तमाम चीज़ें काबिल मुज़म्मत हैं और शदीद काबिल क्या आप सिर्फ मुज़म्मत कर रहे हैं अली गौहर साहब? क्या वज़ीर आज़म को आज अपने खिताब में बताना नहीं चाहिए था कि हम क्या करने लगे इनके खिलाफ, बजाय इसके कि ये बताते कि क्या क्या हुआ है? देखें, जो कुछ हुआ है इसके ऊपर जितने भी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं आज जामे किस्म का लाया अमल बना रहे हैं, और जो भी इनके ज़िम्मेदारान हैं, जो इनको हदायत देने वाले हैं, जो इनको भेजने वाले हैं, जो इनको उकसाने वाले हैं, जो इनको गाइड करने वाले हैं, जिन्होंने अपनी औलादों को इंग्लैंड में बिठाया हुआ है और लोगों की औलादों को जो है वो मतलब है कि ये अली गौहर साहब, लेकिन ये तो कौन सी रह गई है सूरत हाल खराब होने में? मजीद किस चीज़ का इंतजार आप करें जिसके बाद लाया अमल बनाया जाएगा? अब जब इंतखाबात का मामला था, जब आप वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत का खतरा मंडला रहा था, पूरी पार्लियामेंट का आपने इजलास बुलाया, पार्लियामेंट ने एतमाद का वोट दिया, वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहे, काबीना के इजलास हुए, ना पार्लियामेंट का कोई इजलास हुआ है, ना कोई जवाबी बयानिया हुकूमत की तरफ से आया है। किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, आज जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि इन तमाम मनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि अभी तक भी जो वाक़यात हैं वो कोई मुकम्मल तौर पर नहीं रुके। कौन सी सख्त कार्रवाई की जाएगी? PTI की क़यादत पर तो पहले भी दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए थे, वो सारे पर्चे वापस हो गए हैं, दोबारा ये सब कुछ हो रहा है। ठोस कार्रवाई क्या की जाएगी? देखें, इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम भी किए जा रहे हैं और कायम होंगे भी, और उसके बाद फौरी तौर पर इनकी गिरफ्तारियां शुरू की जा रही हैं और इन तमाम अनासिर को जो है वो पाबंद सलासल किया जाएगा और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। जाहिर है कि हम पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ तो नहीं चाहते। जिस तरह से आपने देखा कि कल जब ये जत्थे जो हैं, चंद एक जत्थे हमला आवर हुए, तो वहाँ पर मतलब है कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इंतहाई खंदा पेशानी का मुजाहरा किया और उन्होंने आगे से कोई भी रिएक्शन शो नहीं किया। अगर वो रिएक्शन शो करते तो वहाँ पर जानी नुकसान का खदशा था, लेकिन अब इन इनासर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। ये बताइएगा कि फौज की हसास तनसीबात पर हमला करने की कोशिश की गई, नजरे आतिश किया गया, वज़ीर दिफा किधर हैं? देखिए, बात यह है कि वज़ीर दिफा और तमाम लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं इन तमाम हालात के ऊपर, और उस पर एक जामे हिकमत अमली बन चुकी है। इन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी आनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और इनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने मतलब है कि एक आपने देखा कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जिनके लीडरशिप नवाज शरीफ साहब को पाबंद सलासल किया गया, आसिफ जरदारी साहब जेलों में बंद रहे, मोहतरमा की शहादत ये तो कल से हमने देखा। वज़ीर दाखिला ने भी अपनी प्रेस टॉक में अलकादर ट्रस्ट केस का बताया और उसके बाद कहा कि जी हम पर भी ये सब कुछ होता रहा और अब इनके साथ ये हो रहा है। उसके बाद अता तारड़ साहब आए, उन्होंने भी मोरलेस ऐसी बातें की। खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये बात की। आपके वज़ीर दिफा हैं किधर? वो आवाम से कोई बात नहीं कर रहे, कोई प्रेस टॉक नहीं है, कोई लाहेमल बता नहीं रहे, कैसे पता चलेगा हमें लाहेमल? देखिए, दाखिली मामलात हैं और इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी होती है वो वजारत दाखिला के ऊपर होती है, और कोई वज़ीर दिफा का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई वजारत दाखिला में मुदाखलत करनी है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है कि वो तो इन तमाम मामलात में जो हैं वो राब्ते में होते हैं और अपना मौक़िफ़ भी तमाम मीडिया के ऊपर। राना सना साहब कल से कहाँ पर है? कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो कुछ लाहौर में हुआ, जो कुछ पेशावर में हमने देखा, आज पूरा दिन नजर नहीं आया वो।
नहीं देखें, जत्थे हमलावर होते रहे हैं और उसके ऊपर दायर राना सनाउल्लाह साहब भी उन्हीं मीटिंग में मौजूद हैं, जिनमें के इन शर पसंद अनासर का कला कमा करने के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। और वहाँ पर इसी चीज़ पर गौर हुआ है कि इन शर पसंदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ना कि ऐसा रिएक्शन किया जाए जिससे कि किसी खुदा न खास्ता। तो अलीगढ़ साहब, फिर अच्छा यही बताइएगा कि किस कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है काबीना के इजलास में भी? देखिए, जो कानून और आइन इजाजत देगा इनके ऊपर मुकदमात कायम किए जाएंगे, इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी और इनको जेलों के अंदर बंद किया जाएगा, ताकि और ये टोले जो हैं ये मखसूस टोले हैं, ये मखसूस जत्थे हैं। आपने वो मुराद सईद की वीडियो सुनी होगी, ऑडियो सुनी होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोगों को वो जगह दिखाई गई थी। फिर एक आदमी की आज एक वीडियो सामने थी जिसमें वो कह रहे थे कि भाई फलां फलां जगह को टारगेट करो, फलां फलां जगह को टारगेट करो। इन लोगों ने 5, 7, 8, 10 जो मखसूस जगह है उनको टारगेट किया हुआ था और उन्हीं के ऊपर उन लोगों को ऑलरेडी तैयार किया हुआ था। क्या तमाम तर कानूनी कार्रवाई में जमात को कलअदम करार देने का भी सोच रहे हैं आप? देखें, जो भी कार्रवाई होगी वो कानून और आइन के मुताबिक होगी। आज खुर्रम दस्तगीर साहब ने बताया है कि काबीना में डिस्कस हुआ है। ज़ाती तौर पर बासियत सियासी पार्टी तो हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि किसी पार्टी के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कानून और आइन जिस चीज़ की इजाज़त देगा हर वो कार्रवाई होगी, चूँकि पाकिस्तान को इन शर पसंदों के हवाले नहीं किया जा सकता और इनकी स्वाबदीद के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं इनके ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। अगर आप कह रहे हैं कि खुर्रम दस्तगीर साहब के मुताबिक ज़ाती तौर पे ये आप सोचते हैं उसूली तौर पे किसी सियासी जमात को कलअदम नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये समझे कि बैन करने का ऑप्शन अब खारिज इम्कान है, दीगर कानूनी कार्रवाई अब करेंगे? नहीं, खारिज इम्कान तो नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह से कि मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि जिस तरह से कि दीगर पार्टी के लीडर जो हैं वो गिरफ्तार भी होते रहे हैं, वो शहीद भी होते रहे हैं, वो कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब इंग्लैंड से वापस आए, एहतजाज किया गया, लेकिन एक गमला भी नहीं टूटा था। आपने देखा कि ये ट्रेनिंग तो इनको डे वन से, ये उस वक्त से पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं जब से कि पीटीआई की क़यादत जो है वो मतलब 2013 से देख लें, जिस तरह से कि पीटीवी पर हमला किया गया, जिस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोदी गई, जिस तरह से कि कौमी असम्बली के जंगलों के ऊपर जो है वो शलवारें लटकाई गई थी। अलीगढ़ साहब अपनी सियासी वाबस्तगी से हटके, ठीक है अलीगढ़ साहब अपनी सियासी वाबस्तगी से हटके एक पाकिस्तानी की तरह सोच के जरा आप मुझे बताइएगा कि कल जो कुछ हुआ अस्करी जो इदारे हैं उनकी हसास तनसीबात के साथ, आज सारा दिन जो सलूक रवा रखा गया, जिसके बाद ISPR की प्रेस रिलीज आई, जो काम दुश्मन 75 साल में नहीं कर सका वो हवस, इक़्तिदार की हवस रखने वाली एक सियासी जमात के कारकुनों ने कर दिया है, सियासी जमात ने कर दिया है। इन सारी कार्रवाइयों के बाद एक पाकिस्तानी के तौर पे वज़ीर आज़म का जो आज खिताब है, कि आप समझते हैं कि वो जस्टिफाइड है, जिसमें किसी लाहेमल का ऐलान नहीं किया गया, किसी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया गया और सवालिया निशान छोड़ के खत्म हो गया वो खिताब? नहीं, सवालिया निशान नहीं है, 2 लफ्ज काफ़ी हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म का काम ये नहीं है कि वो टीवी पर आकर दफ़ात बताएं कि ये दफ़ा लगाया जाएगा। जिस चीज़ का कानून इजाज़त देता है, इन शर पसंदों के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई होगी और जो ज़िम्मेदारान है सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई हुकूमत करेगी और लाहेमल बना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीगढ़ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इन मामलों पर आपसे दोबारा बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर बराए एहतसाब व दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया वास्ते वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आप एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर हैं, इदारे के साथ आपका ताल्लुक रहा है, PTI से आपका ताल्लुक है। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो इवेंट्स हुए कल से आज तक, इन्हें जस्टिफाई किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये जो इवेंट्स हुए हैं जिसमें काफ़ी होस्टाइल किस्म के एक्शन लोगों ने किए हैं, PTI की लीडरशिप, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि हमारे लीडरशिप ने कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि हमने कभी भी एक गमला तक नहीं तोड़ा। हमारे हमेशा जितने भी एहतजाज रहे हैं वो पुरअमन रहे हैं। तो इसलिए ये जो मामला हुआ है, जो आप बता रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। इसमें किसका हाथ है, किसने ऐसे किया है,
تو اس کو تو آدمی کس طرح سے انکریج نہیں کر سکتا، اس کو کنڈیم نہیں کر سکتا ہے، اس کو ڈسکریج کر سکتا ہے۔ لیکن بریگیڈ صاحب، آڈیو لیکس آپ کی قیادت کی سامنے آئی، اعجاز چودھری صاحب کی آڈیو سامنے آئی اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے ہوئے، آپ کے ایم پی ایس کے ٹکٹ ہولڈرز کی آڈیو سامنے آئی، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیو ہے جس میں ان سے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ لبرٹی چوک میں کچھ نہیں ہونا، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس کا گھیراؤ کرنا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گملہ نہیں توڑا، ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، پھر بھی آپ ڈسون کرتے ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو؟ جی بالکل ڈسون کرتے ہیں۔ آڈیو ویڈیو لیکس پہ میں بلیو نہیں کرتا ہوں۔ آڈیو ویڈیو لیکس یہاں ایک فیکشن بن چکا ہے، آپ کو پتہ ہے جو ڈیپ فیک سسٹم بن چکا ہے، اس میں آپ کسی کی آڈیو ویڈیو بنا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے I don't believe in these things۔ لیکن بریگیڈ صاحب، آپ کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کیا کسی قسم کا کوئی آن ریکارڈ اعلان یا کوئی اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ جہاں پر بھی احتجاج کرنا ہے وہ پرامن طریقے سے کرنا ہے، جلاؤ گھیراؤ یا توڑ پھوڑ نہیں کرنا، یا جو کل سے جو ایونٹ سامنے آئے ہیں ان سے لا تعلقی کا کوئی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ یا کوئی اعلامیہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا؟ بالکل ہے، اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، شاہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، دونوں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پرامن رہیے اور پرامن احتجاج کیجیے۔ جو لوگ اس طرح کے پرتشدد معاملات میں حصہ لے رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ غلط ہے اور ہم نے کبھی اس کو انکریج نہیں کیا۔ بریگیڈ صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ قلعہ بالا حصار پہنچے ہیں تمام کارکنان، یا فواد چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ ملکی سلامتی کو خطرہ ہے، پرامن احتجاج تو ملکی سلامتی کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ فواد چودھری صاحب آپ کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہیں، ان تمام تر بیانات کے باوجود آپ کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ پرامن احتجاج ہو، تشدد نہ ہو کسی قسم کا؟ ایک چیز یاد رکھیے پلیز کہ آپ سمٹمز کو دیکھ رہے ہیں اور سمٹمز کو پنش کر رہے ہیں اور سمٹمز کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کازز کو دیکھیے کہ کازز پیچھے کیا ہیں۔ مریض کو ٹمپریچر ہو چکا ہے، آپ اس کو پیراسیٹامول دیتے رہیں، مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس کے لیے دیکھنا یہ ہوتا کہ انفیکشن کہاں پہ ہے، پرابلم کہاں پہ ہے۔ ابھی کازز جو ہیں اس کی طرف پچھلے 1.5 سال سے حکومت، تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی کہ یہ دیز آر دی کازز جو کہ ٹربل کریں گے، ٹربل کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ بات نہیں کر رہے، آپ سمٹمز کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا۔ تو آف کورس آپ کازز کو دیکھیے اور کازز کو آپ ہائی لائٹ کیجیے اور اس کی طرف میڈیا کو زیادہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ سمٹمز کو پنشمنٹ نہ کریں، سمٹمز کو ٹریٹ نہ کریں، اس طرح سے مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ لیکن بریگیڈ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایونٹس اب سامنے آئے عملی طور پر ان کو سامنے رکھتے ہوئے سمٹمز ہی آپ کے تمام تر کازز کو، بے شک وہ ٹھیک کاز بھی ہو، غلط کاز بھی ہو، اس کو تو اوور شیڈو کر دیا گیا ہے؟ آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سامنے آئی ہے، ان کی طرف سے واضح 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف سے دوغلی پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ 75 سال میں ملک کے دشمنوں نے جو نقصان نہیں پہنچایا وہ آئی ایس پی آر کے مطابق وہ اقتدار کی ہوس کے لبادے میں اڑے ہوئی ایک جماعت نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ تو اب کازز تو پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں، سمٹمز سے تو اوور شیڈو کر دیا آپ کی پارٹی کو۔ یہ آئی ایس پی آر کیا بیانیہ ہے، میں نہ اس کو سپورٹ کرتا ہوں نہ اس کو نگیٹ کرتا ہوں۔ تو بریگیڈ صاحب، آپ کے مطابق آئی ایس پی آر جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ ملکی افواج کے اب ساتھ ہے، دوسری جانب کارکنان کی جانب سے مونومنٹس کو توڑا۔ اب مجھ سے بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں بینگ اے ریٹائرڈ فوجی آفیسر کہ ان مونومنٹس کی، ان عمارتوں کی سمبولک سگنیفیکنس کیا ہے، اس کے پیچھے وہ فوج کی قربانیاں کیا ہیں۔ تو پھر تو آئی ایس پی آر حق بجانے میں کہنے میں کہ یہ دوغلا پن ہے۔ دیکھیں نا، ایک طرف آپ کل عمران خان صاحب کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا، چلیں آپ چھوڑیں، وہ پرائم منسٹر نہیں ہیں، کنٹروورشل ہیں، لیکن وہ ایک اس ملک کے ہیرو ہیں۔ انہوں نے آپ کو ایک ورلڈ کپ جیت کے دیا، 3 آپ کو بہت بڑے کینسر کے ہاسپٹل جہاں میں 75% لوگوں کی ٹریٹمنٹ فری ہوتی ہے وہ دیے، آپ کو 2 بہت بڑی یونیورسٹیز دی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بنی گالا کی اور زمان پارک کی جو جائیداد ہے وہ ساری عوام کے نام لکھ دی، انہوں نے سب کچھ پاکستان کو دیا۔ وہ اس ملک کے ہیرو ہیں، اور ہیرو کو جس طرح سے ڈسگریس کل کیا گیا، اور جب بھی کوئی قوم اپنے ہیرو کو ڈسگریس کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ڈسگریس کر رہی ہوتی ہے، اور جب توقیری کرتی ہے، عزت دیتی ہے ہیرو کو، تو اپنے آپ کو عزت دے رہی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کل جس انسلٹنگ طریقے سے عمران خان صاحب کو مس ہینڈل کیا گیا، آئی تھنک قوم نے اس کو بڑا ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر۔ بریگیڈ صاحب، کسی بھی قسم کا ہیروشپ کا سٹیٹس، کسی بھی طرح کی خدمات کیا کسی بھی انسان کو، وہ سابق وزیر اعظم رہا ہو، وہ کسی پارٹی کا لیڈر رہا ہو، کسی بھی قسم کے سوال سے مبرا کر سکتی ہے، احتساب سے مبرا کر سکتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ ضرور اریسٹ کریں، آپ احتساب کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن ایک انسان کی بے توقیر تو نہ کریں، اس کی ایک عزت ہے، اس کی توقیر ہے۔ آپ جب کوئی قوم اپنے ہیرو کو ڈی گریڈ کرتی ہے تو وہ خود ڈی گریڈ اپنے آپ کو کر رہی ہوتی ہے۔
तो कौन को चाहिए कि वो अपने हीरो। अब बदकिस्मती यही है ना कि माजी से लेकर आज तक इस मुल्क में जो अवामी नुमाइंदे हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं, दीगर पार्टीज़ की क़यादत है, उनके साथ इससे ज़्यादा बुरा सलूक भी हुआ है। आपकी अपने दौरे इक़्तिदार में अपोजिशन जब थी, जो आज हुकूमत में है, वो इससे ज़्यादा बुरे सलूक के इल्ज़ामात लगाती है। आज आपको ये मज़म्मत इसकी याद आ रही है, तब खान साहब खुद सेलिब्रेट करते थे। खान साहब तो यहाँ तक कहते थे कि जी मैं जाके वापस पाकिस्तान में जेलों के AC उतरवा दूंगा, जेल है, कैद है। आज खान साहब खुद इस्तदा कर रहे हैं कि उन्हें ज़ाती मॉलिश तक रसाई दी जाए। तो ये तो फिर एहतसाब से या सवाल से खुद को बालातर करने की बात है सर। खान साहब का 16 अरब का केस नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग का। खान साहब का 7.5 अरब का एसेट्स का केस नहीं है, TTs नहीं है जो इंग्लैंड से आई हों और उनके अकाउंट में आई हों और वैसे लोगों के नाम से आई हों जिन्होंने कभी इंग्लैंड विजिट ही नहीं किया हुआ। खान साहब के वो केसेस नहीं है कि रमजान शुगर मिल में बाप ने चीफ मिनिस्टर अपने बेटे की रमजान शुगर मिल का कई करोड़ रुपया लगा के। साहब ये अल-कादिर ट्रस्ट केस कितने अरब की करप्शन का केस है? आप संतरे को माल्टे के साथ कंपेयर ना करें। उनके ऊपर जो केस बना है उसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, उसकी लीगल कोई स्टैंडिंग नहीं है। उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो भी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है आपके मुताबिक, वो बेबुनियाद इल्जामात है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खड़ी पूरी की पूरी इस उसूल पर रही है कि अदलिया का एहतराम है, कानून का एहतराम है। तो कानून के सामने खुद को पेश कर दें। गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है, जिसे कोर्ट ने कानून के मुताबिक कहा है, तो कानून से क्लीन चिट लें। यही तो आप पर सवाल किया जा रहा है आपके पूरे के पूरे मॉडल्स ऑफ पंडे भाई पर। मुझे ये बताएं, 1 मई को ये वारंट साइन होता है, ऐसे ही है ना? जी जी। और छुट्टी वाले दिन होता है अरेस्ट वारंट। 3 तारीख को खान साहब यहाँ पे थे, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? 5 तारीख को वो थे लाहौर हाई कोर्ट में, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया इस दिन को, और उसकी एक बेसिक तरीका होता है अरेस्ट का, उसकी फॉर्मेलिटीज हैं। बिल्कुल आप बचा फरमा रहे हैं, ये एतराज़ात बिल्कुल बचा हैं। आज खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यही फैसला सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार करें, अपनी तमाम तरह एतराज़ात और गुजारिशात को अदालतों में रखें। क्या आप अदालती निज़ाम पर भरोसा नहीं है आपको? तो सेक्शन देखें, अदालती निज़ाम पे भरोसा बिल्कुल है, लेकिन सेक्शन 24 जिसने ये वारंट इशू किया है, सेक्शन 24 क्या कहती है कि आप वारंट कब इशू करेंगे? उसकी 4 कंडीशंस हैं, एक भी फुलफिल नहीं की गई। उसकी पहली कंडीशन ये है कि अगर चांसेस हो कि मुलज़िम आपका मुल्क से भाग जाएगा। खान साहब क्या ECL के ऊपर आप भाग जाएंगे? वो कभी नहीं भागेंगे। ब्रिगेड साहब, बिल्कुल आपकी गुजारिशात और तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, उनके पीछे कानूनी तौजीहात अपनी जगह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया है, उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट में आपने अपील कर दी है, तो सड़कों पर निकलना क्यों है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो है मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, ये गलत है, क्योंकि सेक्शन 4 को वायलेट किया गया है NAO की, सेक्शन 24 को वायलेट किया गया है। यही 2 सेक्शन उसमें कोर्ट है, आप देख लें। सेक्शन 9 बनती ही नहीं है। मैं साबित कर सकता हूँ, मेरा 13 साल नैब का तजर्बा है और 22 साल हो गए व्हाइट कॉलर क्राइम को हैंडल करते हुए। ब्रिगेडियर साहब, ये सब साबित कहां पर करना है? ये सब साबित सड़कों पर हसास इमारतों को, कोर कमांडर हाउस को, मॉन्यूमेंट्स को जलाकर साबित करना है या कोर्ट में साबित करना है? देखिए, मैं केस की बात कर रहा हूँ। मैंने पहले कंडेम कर दिया है कि जलाना गिराना मैं कंडेम करता हूँ, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। इस पे बहस ना करें, केस पे आ जाए, अब टेक्निकल बात करें। केस बेबुनियाद है और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है वो भी गलत तरीके से किया गया है। और केस 3 सेक्शंस अगर आप देखें तो उसके अंदर 3 सेक्शन कोट की गई हैं, 24, 34 एंड सेक्शन 9। सेक्शन 4 जो है वो ये कहती है कि अगर किसी का डिसीजन ऐसा है जिसमें उसने पर्सनल गेन्स किए हैं, उसने पैसा पर्सनल यानी बेनिफिट उठाया है, उसके अकाउंट में पैसा गया है, उसने कलेक्शन की है, तो आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, वरना आप इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। ब्रिगेड साहब, मामला ये कि जो सारी सूरत हाल इस वक्त इख्तियार हो चुकी है, अब पार्टी पर बराह रास्त इल्जामात लग रहे हैं, गिरफ्तारियां भी चल रही हैं, पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या है PTI के लिए? पॉइंट ऑफ रिटर्न PTI के लिए, पॉइंट ऑफ रिटर्न उनके पास होगा जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है। PTI के पास पॉइंट ऑफ रिटर्न कहां से आ गया यार? ब्रिगेड साहब, ये जितने भी इल्जामात लग रहे हैं वो तो PTI पर लग रहे हैं, पोजीशन के ऊपर हैं, जो डिक्टेटिंग पोजीशन के ऊपर है, जिनके पास अथॉरिटी है, जिनके पास लॉ है, जिनके पास फोर्स है। पॉइंट ऑफ रिटर्न और डिसीजन तो उन्होंने करना है कि इस मुल्क को किधर लेके जाना है। आप किससे पूछ कर रहे हैं? जो रिसीविंग एंड पे उनसे पूछ रहे हैं कि हाँ जी तुम दसो कि आपने कितनी और खैरात लेनी है, कितनी मार खानी है। नहीं तो ब्रिगेड साहब, फिर पॉइंट ऑफ रिटर्न उनके पास से जो भी आपसे सवाल कर रहे हैं, जो अदालत पे तहकीकात कर रहे हैं,
बिल्कुल, पॉइंट ऑफ रिटर्न उनके पास है, एससीज उनके पास है, अदालतें उनके पास हैं, कानून उनके पास है, पावर उनके पास है, ब्रिगेड साहब जब एजेंसीज उनके पास है, बिल्कुल दुरुस्त, जब आपके दौर में भी सियासतदानों पर उनके पास है इल्जामात लगते थे तो आपका ये स्टेटेड मौक़िफ़ होता था कि पर्चियां दिखाएं, रसीदें दिखाएं, और अगर ठीक है इल्जामात गलत हैं तो अदालतों से क्लीन चिट ले लें। खान साहब के ऑन रिकॉर्ड ये बयानात हैं। तो जब अब आपसे ये रिकॉर्ड मांगा जा रहा है तो फिर आप खान साहब को हीरो करार देकर हर चीज से मुबर्रा कर रहे हैं, हर चीज से मावरा कर रहे हैं। कौन सी चिट हमसे मांग रहे हैं, किस चीज की चिट मांग रहे हैं, कौन सी चीज हमने नहीं दी जो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं? आप बात करें ना, टेक्निकल बात। अल-कादिर ट्रस्ट कैसे बना, इस हवाले से आपसे सवाल किए जा रहे हैं। देखें, अल-कादिर ट्रस्ट जो है बना, तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट में किसी शख्स ने जमीन डोनेट की उस ट्रस्ट को, जिस तरह जमीन डोनेट की गई खानम हॉस्पिटल को, जिस तरह जमीन डोनेट किसने की और इस डोनेशन का उसको फायदा क्या हुआ? किसको? जिस शख्स ने जमीन डोनेट की। ये क्वेश्चन फिर उससे पूछा जाए ना कि आपने क्या फायदा उठाया, उससे आप पूछ सकते हैं। एक जमीन डोनेट की गई, उसी का वो मालिक है। जिसने फायदा मुबैना तौर पर दिया है उससे ना पूछा जाए ब्रिगेड साहब? नहीं प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ट्रस्ट को जो आप चीज देते हैं, मालिक आप ही रहते हैं, ट्रस्टी उसका ट्रस्टी होता है। एक बाई लॉज के तहत ट्रस्टी उसको चलाता है। अगर वो उसमें उसके प्रोसीजर्स और बायलॉज को वायलेट करता है तो वो फिर क्रिमिनल कंडक्ट के अंदर आ जाता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यूनिवर्सिटी ऑन ग्राउंड मौजूद है, बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जिस मकसद के लिए उस शख्स ने वो जमीन दी, वो वहाँ पे वो ट्रस्ट चल रहा है, बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें जाती फायदा इमरान खान का या उनकी जो भी उसके ट्रस्टी हैं, उनका जाती पर्सनल फायदा क्या है? क्या उन्होंने उससे फायदा उठाया कि वो क्राइम प्रोसीड क्या है जिसके तहत आप केस बनाने जा रहे हैं? ब्रिगेड साहब, अब चूंकि नैब में ये केस है, तहकीकात हो रही हैं, तो जो नैब तरमीमी कवानीन हैं उनका फायदा फिर खान साहब को भी होगा, आपको भी होगा? देखिए, मैं नैब के कानून की ABC को जानता हूँ। 2001 से लेकर 2016 तक मैं नैब के अंदर रहा हूँ, सारा कानून जानता हूँ। 22 साल से इसी लहा को देख रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तक क्राइम प्रोसीड किसी के खाते में नहीं जाती, उसके अकाउंट में नहीं जाती, एक ट्रस्टी मिसट्रस्ट नहीं करता, बायलॉज को वायलेट नहीं करता, क्राइम कमिट नहीं करता, उस ट्रस्टी के अपने ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। नैब केस में रिमांड के मामले पर और एहतसाब अदालत से जमानत के मामले पर जो तरामीम की गई, जो PTI का सबसे बड़ा इल्जाम यह था कि हुकूमत अपने फायदे के लिए कर रही है तरामीम, अब उनको प्ली खान साहब के हक में भी किया जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, लॉ इज एज टू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, लेकिन दे हैव नॉट ट्रीटेड द लॉ इक्वली। यानी वो नैब तरमीमी लॉ फिर आपके लिए भी ब्लेसिंग साबित हो गया? नहीं, बात ब्लेसिंग की नहीं है। इवन पुराना लॉ भी होता तब भी खान साहब पे जो फर्ज जुर्म आयद हो ही नहीं सकती, बिकॉज उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्ट इसमें किया ही नहीं है। देखिए, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में जब तक आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं जाता, आपने कोई इससे प्रॉपर्टी नहीं बनाई, एवन फील्ड के चारों आपके नाम निकल आते हैं, आपने उसकी देनी है मनी ट्रेल, आप नहीं दे सकते तो आप मुजरिम हैं। तो ब्रिगेड साहब, अब ये सारी सूरत हाल सेटल डाउन होगी कैसे? जो अब आप भी सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, पार्टी पर भी इल्जामात दोबारा लग रहे हैं, गलत हैं या सही है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो लग रहे हैं। सारी सूरत हाल ये सेटल डाउन होगी कैसे फिर? मैंने फिर आपको वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सेटल डाउन वही करेंगे जिनके पास अथॉरिटी और पावर है। और हम एक ही बात कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो 73% इस पर खान साहब की सपोर्ट है पब्लिक की, जो सर्वे कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ तकरीबन अभी 85% जा चुकी होगी आफ्टर दिस एपिसोड। आप फेयर एंड आप जमहूर पे अगर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, ये 71, देखा मैं 70 ईयर्स मेरी एज है, 71 में मैं 18 साल का जवान था। उस वक्त हमने एक मेजॉरिटी पार्टी को हुकूमत बनाने नहीं दी, हमने उस पार्टी को खिलाफ उसको तोड़ा, उसके खिलाफ हमने उसको तरह से दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान 2 लाख हो गया। आज एक फेडरेशन पार्टी, फेडरेटिंग पार्टी ये चारों सूबों को जोड़ती है, जिसका 80% पॉपुलर लीडर है, अब उस पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बता दें आप, क्या मुल्क को कौम का इसके अंदर या जमहूरियत का फायदा है? ठीक है तो तोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर जनरल मुसद्दिक अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, इन मामलों पर मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं रिफाई तज्ज़ियाकार मारिया सुल्तान साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहिबा वक्त देने के लिए। मारिया साहिबा, कल के जो तशद्दुद अफसोसनाक वाक़यात हमने देखे हैं, जिनकी ज़ाहिर जितनी मज़म्मत की जाए कम है, उसके बाद आज ISPR का भी सख्त रद्द अमल आपने भी सारे देखा है प्रेस रिलीज़ में।
क्या देख रही हैं आप हालात को? देखिए, एक लिहाज से तो ये बेहतर है क्योंकि जो चीज़ें ढकी छुपी थी वो बाहर निकल के आ गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि कोई भी सियासी पार्टी या कोई सियासी लीडर अपने सियासी और इंफरादी मफाद के लिए ना सिर्फ अपने कारकुनों को मुश्तइल करे बल्कि आइन की खिलाफ वर्जी करे, क्योंकि ये बात तय शुदा है कि अगर पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ या पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ आप जो है ज़मीनी हमले करते हैं या इस किस्म की इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये आइन के लिए, आइन के मुताबिक गद्दारी के मुताबिक है, और यही चीज़ हमें देखने में नजर आई है। मारी साहब, आज प्रेस रिलीज में भी हुआ कि जो जिम्मेदार हैं अब नताइज वो खुद भुगतेंगे। नताइज क्या हैं? हमारे अस्करी इदारों के पास क्या कानूनी रास्ते हैं इस सारी सूरत हाल में? देखिए, आपका आइन बहुत वाजे है। अगर आप अपनी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ या रियासत के खिलाफ कोई भी काम करते हैं तो गद्दारी के जुमरे में आता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें आर्मी एक्ट भी बहुत वाज़ेह है, इसके अलावा आपकी कानून कवानीन भी इसकी पासदारी करते हैं। और फिर इससे भी बढ़ के जो बड़ी सबसे अहम बात यह है कि जब मामला जो है सियासत का हो, जहाँ अलकादर ट्रस्ट या इमरान खान की जो है एक तरह से करप्शन में मुलव्वस होना या ना होना, या उनका मलक रियाज से पैसे लेना या ना लेना, इसका ताल्लुक हरगिज़ इस बात से नहीं है कि आप पाकिस्तानी अफवाज और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म का प्रोपेगेंडा करें, उस प्रोपेगेंडा करने के बाद ज़मीनी हमले जो है ऑर्केस्ट्रेट करें और फिर उनके बाद कहें कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जो मामले इस वक्त अदालत में है उनका फैसला शायद सियासी हो या उनका फैसला जो है किसी और नैयत के तहत हो, लेकिन जो आज हुआ, जो कल हुआ, इसकी जो जवाबदेही है ये कानून के मुताबिक होगी। और जाहिर है इसके बारे में आइन और कानून वाज़ेह है क्योंकि ये सियासी दहशतगर्दी है जो बिल्कुल मुतरादिफ है अस्करी दहशतगर्दी के। तो हमारी साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जितने भी अब इवेंट्स डेवलप हो गए हैं, ज़ाहिर है जो अफसोसनाक भी हैं, काबिल मुज़म्मत भी हैं, रियासत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है ये? अब देखिए, रियासत के लिए तो ज़ाहिर लम्हा फिक्रिया है कि आपने इस बहुत सारे बिहेवियर को टॉलरेट किया। अगर जिस वक्त पहली दफ़ा आपके रियासत के मुख्तलिफ अदारों के खिलाफ और आपको अगर याद हो PTV के खिलाफ और बाकी मुख्तलिफ रियासती इमलाक को जलाया गया, उस वक्त जो आपको कंसेशन दी गई और उसके बाद लोगों को बाहर निकाल दिया गया, तो उसका नुकसान यही होता है। उसका नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं कि कानून हर दफ़ा जो है हाथ में लिया जा सकता है और फिर उसकी इंतहा ये होती है कि आप अपनी रियासत के हर अदारे के खिलाफ ये काम करते हैं। आप अहम इंसानी जान का ज़िया देखते हैं और फिर उससे भी बढ़ के आप अपनी कौम को एक मुसीबत में खड़ा करते हैं जो इस वक्त खड़ा की हुई है। देखिए, अलकादर ट्रस्ट का मामला चाहे करप्शन के साथ लिंक है या किसी और चीज़ के साथ लिंक है, उसका फैसला ये कानून के जरिए कर रहे हैं, ये उसका फैसला जवाब दें। क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर या फौज के ऊपर या अपने रियासत के ऊपर हमलावर हो जाएं और अगर उसमें जो अहम इंसानी खून ज़िया होगा या आपकी इमलाक ज़ाया होती हैं या आपके ऊपर एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो इससे पहले देखने में नजर नहीं आई, तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? रियासत पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तानी आवाम को होगा। और आप किस किस्म की सियासी पार्टी है कि अगर आप अपने ही आइन की पासदारी नहीं करें और अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई है तो आपके पास ये रास्ता मौजूद था कि आप पार्लियामेंट में जाते, तमाम चीजें ठीक करते, बनिस्बत इसके कि आप सड़क पे आए, गलाव जलाओ की तहरीक चलाएं, उसके बाद फिर आप हमलावर हों और उसके बाद फिर आप कहें कि हम इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है। ऐसे तो मुमकिन नहीं है। मसला तब होता अगर रियासत जो है इसके खिलाफ कोई जवाब ना देती या रियासत जो है ये समझती ना कि उसके हदूद क्या है। जब आप हदूद से तजावज़ करते हैं तो ज़ाहिर उसका रद्द-ए-अमल भी आता है। और जब आप 5वीं तर्ज़ जंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यही होती है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे और अफवाज को किसी भी मुल्क की फौज को उनका जो एतमाद होता है आवाम के दरमियान उसको आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ आपको देखने में नजर आई। भाई साहब, जो कल से पुरतशद्दुद सरगर्मियों में नासिर मुलव्वस में नजर आ रहे हैं, जो खासतौर पर एहसास तनसीबात पर भी हमला कर रहे हैं, इनके खिलाफ सिविल कोर्ट मार्शल की क्या प्रोविजन है आर्मी एक्ट में, और वो लिमिटेड क्या इन्हीं अनासिर तक है या फिर क़यादत तक भी है? नहीं, देखिए, वो तो हर शख्स के ऊपर लागू है जो आईने पाकिस्तान का जो आईने पाकिस्तान के ज़ुमरे में आता है। अगर आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो आप आईने पाकिस्तान के पाबंद हैं, अगर आप पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं तब आप आईने पाकिस्तान के पाबंद नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप फॉरेन नेशनल भी हैं और आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो तब भी पाकिस्तान का आईन यहाँ नाफिज होगा और उसके मुताबिक फैसले किए जाएंगे। तो अब ये सूरत हाल तो वाज़ेह है कि मसला तब होता है कि अगर आप इनको एक अननोन अवाम के तौर पे करते हैं। अगर ये 7 या 7.5 हज़ार से ज़ायद लोग हैं जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और नाजरा के मुताबिक बाकी आपके पास जो इस वक्त लेटेस्ट इक्विपमेंट है, जैसे हम सब जानते हैं कि स्मार्ट सिटीज हैं, तो आपके पास ये तमाम शनाख्त मौजूद है। जब ये शनाख्त मौजूद है तो जाहिर है आपको ये भी मौजूद है ये लोग कौन है। फिर आपने एक और चीज़ भी देखी कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो मुख्तलिफ सियासी लीडर्स हैं वो अपने वीडियो पैगाम जो है बंद कराते रहे हैं। आप भी जानते हैं
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ الیکٹرانکلی آپ اپنے ویڈیو پیغامات وداؤٹ ایڈٹ وداؤٹ دس آپ ان کو کرا لیں اور وہ ایک ہی لمحے میں ایک ہی وقت جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نشر کیے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے ذریعے ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں. چلیں یہ بات بھی آپ مان لیں کہ جی شاید یہ ایک سب کچھ جو ہے اسپونٹیریس تھا. تو اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کے کچھ کارکن جو مشتعل ہو کے یہ کر رہے ہیں یا عوام مشتعل ہو رہی ہے جس وجہ سے بھی آپ نے سمجھا، تو آپ کے اوپر آپ پابند تھے کہ آپ کم از کم اس کی مذمت کرتے. آپ اس کی مذمت نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم یہ کہتے کہ یہ غلط ہے. آپ نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا. آپ نے ایک طرف اس تمام چیز کا انحراف کیا اور دوسری طرف آپ ہی کے میڈیا گروپ یہ کہتے رہے کہ عوام کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہوگی، عوام اس جگہ پہ داخل ہوگی. دیکھیں اگر یہ اتنی عوام تھی تو یہ عوام آپ تک کیسے پہنچی؟ تو ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ فلانا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے جو پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے بعد یہاں آگے وہ مختلف واٹس ایپ گروپس میں جائے گا؟ یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جہاں سائبر سیکیورٹی یا سائبر ٹریسنگ ممکن نہیں تھی. اب سائبر سیکیورٹی کے لاز بھی موجود ہیں، ٹریسنگ بھی موجود ہے، اور آپ کے آئی پی نمبر تمام چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تمام شناخت بھی موجود ہے ان تمام لوگوں کی جو وہاں موجود تھے. اور جب یہ لوگ قانون کے دائرے میں آئیں گے تو ظاہر ہے یہ جواب بھی دیں گے کہ ان کو کس نے اکسایا اور ان نے کیا کیا. ان کے اکسانے کی بات ایک طرف، سیاسی ذمہ داری ایک طرف، اور ان کا فیل ایک طرف. ان تمام چیزوں پہ ان تمام تر کارروائیوں کی روشنی میں پارٹی کو بین کرنے کی یا قلعدم کرنے کی بھی کارروائی آگے چل سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی انڈر ڈسکشن ہے گورنمنٹ کے لیول پہ. دیکھیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے کیسز سامنے آتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا سمجھتا ہے. پھر یہ دیکھنے کا آئین پاکستان اس پہ کیا کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت کتنی حد تک مؤثر طریقے سے اس کا دفاع کر سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک تو پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے کسی بھی سطح کے اوپر اس کی مذمت نہیں آئی ہے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے کارکنوں کو روکا ہے. تو اگر تو وہ بالکل اس سے جو ہے دستبردار ہونا چاہتے ہیں کہ ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو واضح طور پہ کہنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو آج جب وہ اپنا بیان جمع کروا رہے تھے نیب میں، تو ان کو بھی کہنا چاہیے تھا اگر ان تک یہ خبر پہنچی تھی، لیکن انہوں نے سوائے اپنی ذات کے اور کوئی بات نہیں کی. یعنی ماری صاحب کل جو کچھ بھی ہوا ہے یقیناً یہ اسپر آف دا مومنٹ نہیں تھا. یہ حکومت کی تبدیلی کے بعد سے ایک کانسٹنٹ بیانیہ پینیٹریٹ کیا گیا ہے، ظاہر پی ٹی آئی کی جانب سے کیا گیا، اور عوام کے لیول پہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر بھی، ٹویٹس میں بھی، ٹرینڈز میں بھی اس نفرت کا اظہار کیا جاتا رہا جو کل عملی طور پر ہم نے دیکھی ہے. اس کو انڈو کیسے سب کو کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کس حد تک اسٹرانگلی اپنے عسکری اداروں کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ حکومت جو ہے سیاسی طور پہ ان کو کوئی کنسیشن دینا چاہتی ہے یا نہیں دینا چاہتی ہے، حکومت کا فیصلہ ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت تین چیزیں زیر بحث ہیں. ایک طرف یہ کہ عمران صاحب کی کرپشن جو انہوں نے بیریئر ٹاؤن کے ساتھ کی یا نہیں کی، القادر ٹرسٹ میں انہوں نے چیزیں ٹرانسفر کی اپنے نام پہ اپنی زوجہ کے نام کے اوپر. یہ فیصلہ وہ قوانین پاکستان اور کرپشن اور کابینہ اور اپنے پروسیجرز کی لیب کے مطابق ہوں گے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کی جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ورکرز تھے جب وہ پکڑے گئے قانونی طور کے اوپر، تو جب وہ پکڑے گئے تو اس کے بعد جو انہوں نے ان کی جو ورکرز ہیں جو مشتعل ہوئے، اور اس کے بعد مشتعل ہونے کے بعد سے وہ مشتعل نہیں ہوئے، بات یہاں تک نہیں رکی، آپ نے پروپیگنڈا کیا. آپ اس کے بعد جو ہے زمینی طور کے اوپر آپ نے افواج پاکستان اپنے ریاستی اداروں کے خلاف اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جائیں، ان کو اکسایا، گراؤ جلاؤ کی صورتحال پیدا کی. اور اس کے بعد آپ رکے نہیں. چلے ٹھیک ہے آپ نے یہ کر دیا، اور آپ اسپونٹینیس ایکٹ تھا، اس اسپونٹینیس ایکٹ کے بعد آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی اسٹیٹمنٹ آئی نہیں. آپ کی طرف سے اس بات کو مانا گیا کہ یہ آپ کا تعلق کسی طرح ہے، مطلب آپ کے ویڈیو پیغامات جو ہیں ٹی وی پہ نشر ہو رہے ہیں، مختلف جگہ پہ نشر ہو رہے ہیں، آپ ان سے انحراف کر رہے ہیں. جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوتا. ابھی تو صرف صورتحال کا آغاز ہے. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کیا، ریاست نے تحمل کا ساتھ دیا، بڑی بربادی کا ساتھ دیا، لیکن ظاہر ہے ایک حد تک. اس کے بعد آپ نے قانون نافذ کرنا ہے. پھر اب وہ جواب تو آج پریس ریلیز پہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، اور آئندہ بھی سارے ہم اس کی کاروائیاں دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین پروگرام بڑی بات سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے پاس.